जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का विश्लेषण विस्तार पूर्वक कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और ये अपना आधुनिक इतिहास का चौथा टॉपिक है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे। हमारा एक ही मुहिम है दोस्तों कि अब तक जितने भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं सब प्रश्न का टॉपिक बाय टॉपिक ईयर बाय ईयर डिस्कशन करना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। यहाँ आप देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होने वाला है 1853 में। आपको पता होगा कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 ईस्वी में मुंबई से यानी बम्बे से थाने के बीच बम्बे से थाने कहीं कहीं पर टाने में लिख देता है। बम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली रेलगाड़ी चलाई थी। क्या चलाई थी? पहली रेलगाड़ी चलाई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि विश्व में, ये तो भारत की बात हो गई, आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो याद रखेंगे विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। और वो कहाँ चली थी? इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाता है वो बी हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर दिया गया है पूरी चर्चा इसके बारे में कि जो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय में भारत में अंग्रेज़ों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 16 अगस्त 1853 को की गई थी। पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, हमने बताया था आपको इससे पहले भी, 34 किलोमीटर का सफ़र किया गया। वर्ष 1925 में बम्बई से कुर्ला के बीच, ये याद रखेंगे, ये जो बम्बई से कुर्ला के बीच है ये प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन है। क्या है? ये प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। तो जो सिंपल ट्रेन है, कोयला से जो ट्रेन चलाया गया था भारत में, वो सबसे पहले 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो शुरुआत है वो मुंबई से कुर्ला के बीच कब किया गया? 1925 में। अब अगर बात करें तो 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। और आपको पता है अब तो भारत में वंदे भारत नामक जो ट्रेन है वो दौड़ रही है और ये रेल यात्रियों को सुविधाजनक और बनाता जा रहा है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए उसी पर आधारित ये प्रश्न, और ये प्रश्न देखिए RRB ग्रुप डी 3 दिसंबर 2018 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। कहता है कि सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया। मुंबई से पुणे से थाने, बम्बे से थाने, नागपुर से थाने और बम्बे से पुणे। तो इसका सही आंसर सी होने वाला है साथियों। बम्बे से थाने के बीच पहली रेल
गाड़ी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और ये जो डिस्टेंस है ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्या था ये? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई उसमें कितने आदमी सवार थे। पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई उसमें कितने आदमी सवार थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ आप देखिए, कहता है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आपको पता है मुंबई से थाने जो दोनों शहर है वो महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र से ही पहली रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। मुंबई से थाने के बीच की डिस्टेंस में एक बार से फिर से बताता हूँ 34 किलोमीटर है। आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए, शायद ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। और देखिए, कहता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये तो सबको पता होगा, 1853 में चलाई गई थी। आगे की ओर चलते हैं और चलिए, प्रश्न कह रहा है कि बॉम्बे दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1820 में, 1720 में या 1280 में? ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया। अब एक नया शब्द आया है बम्बई दक्कन, और उसमें है बम्बई दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त। तो इससे पहले कि हम इसका आंसर की ओर चले, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉम्बे दक्कन है में पहली राजस्व बंदोबस्त 1820 में, कब? 1820 के दशक में लागू की गई थी। इस राजस्व प्रणाली को रैयतबारी व्यवस्था कहा जाता है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रैयतबारी व्यवस्था कब शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 1820 में। अब रैयतबारी व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया? ये हो सकता है कहाँ? बॉम्बे दक्कन में। अब देखिए, कहा जाता है जो बंगाल में लागू इस्तमरारी बंदोबस्त। अब इस्तमरारी बंदोबस्त कब चलाई गई थी? 1793 को। 93 के विपरीत है। बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था चलाई गई थी वो उसी व्यवस्था के जस्ट विपरीत है रैयतवादी व्यवस्था। ये व्यवस्था 1793 में लाई गई थी और ये 1820 में। ये व्यवस्था बंगाल में लाई गई थी और ये व्यवस्था बम्बई दक्कन में। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? क्या आबू रे था, तेज चंद्र था, संगम राय था या महताब चंद्र था? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है तेज चंद्र। अस्थाई बंदोबस्त के समय वर्धमान का राजा तेज चंद्र था। आगे की ओर चलते हैं तो नीचे इसका डिस्कशन आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 तक जो गवर्नर जनरल रहे ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। उस समय वर्धमान का राजा महाराजाधिराज बहादुर तेज चंद्र राय थे। कौन थे बंगाल का वर्धमान का शासक? बहादुर तेज चंद्र राय थे। अब यहाँ पर चलिए आगे की ओर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, अब प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? क्या वो गुजरात में किया गया, बंगाल में किया गया, उड़ीसा में किया गया या महाराष्ट्र में किया गया? तो इसका आंसर तो आप खुद बना देंगे। पहले इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ? बंगाल में। जूट का प्रथम कारखाना 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया था। और जूट का जो पहला कारखाना है वो कहाँ के व्यापारी? स्कॉटलैंड, जो लंदन में है, वहाँ के व्यापारी जिसका नाम था ऑकलैंड ने सबसे पहले 1855 में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया था। इन कारखानों की संख्या 1939 तक बढ़कर 103 हो गई। और जो कारखाना सबसे पहले स्कॉटलैंड के व्यापारी ऑकलैंड ने 1855 में रामपुर के निकट एक किए थे, उसकी संख्या 1939 तक बढ़ के 103 हो गई। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे। और जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, यानी आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947, यानी 1947 के समय भारत में कुल 112 जूट के कारखाने थे, जिसमें से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे और शेष पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में चला गया था। उस समय यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, बांग्लादेश तो बाद में बना। तो इस प्रकार से यहाँ जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। बंगाल हो जाएगा। और बंगाल के गांव का नाम पूछे तो कहेंगे श्रीरामपुर के निकट। क्या? श्रीरामपुर के निकट। कहाँ? श्रीरामपुर के निकट। किस गांव में? तो कहेंगे रिसरा में। रिसरा में कब खोला गया? तो 1855 में खोला गया। किसने खोला? तो कहेंगे जॉर्ज ऑकलैंड। किसने खोला? जॉर्ज ऑकलैंड ने खोला था। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि 1939 में जूट मिल के कारखानों की संख्या कितनी थी? और उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय यानी 1947 में जूट मिल की संख्या कितनी थी और भारत के हिस्से में कितने आए? ये सारी प्रश्नों का जवाब मैंने डिस्कशन में बता दिया है, आप उसे चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1939 में बढ़ कर के 103 हो गई थी और विभाजन के समय 112 था, जिसमें से 102 भारत के हिस्सा में कारखाना आया था। आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बिघा भूमि के 5 कट्ठे में डैश बोया जाता था। क्या वो नील बोया जाता था, कपास बोया जाता था, जूट बोया जाता था या गन्ना बोया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील बोया जाता था। क्या बोया जाता था? नील। इसको मतलब पंचकठिया व्यवस्था में 1 बिघा में कम से कम 5 कट्ठा में नील बोया जाता था। और इसी को बंद करने के लिए, इसी प्रणाली को, पंचकठिया प्रणाली को बंद करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे ना। आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पंचकठिया नामक व्यवस्था में 1 बिघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। मतलब अगर आप या उस समय के किसान अगर 1 बिघा खेती करते हैं तो उसमें से कम उन्हें 5 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ेगा। शेष में वे अन्य खाद्य पदार्थ या अन्य खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। किसान चाहते थे कि वो नील की खेती ना करें, लेकिन उन्हें बलपूर्वक नील की खेती कराया जाता था। इससे किसान क्या थे? परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किए थे?
1917 में किए। तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। और आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, कहता है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश की शुरुआत की गई, डैश की को शुरू किया गया था। क्या वो रैयतवादी व्यवस्था था, क्या वो इजोरेदारी व्यवस्था था, क्या वो अस्थाई बंदोबस्त था, या महलवारी व्यवस्था था? तो आपको पता है कि ये जो रैयतवादी व्यवस्था है, ये रैयतवादी व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1893 में। और ये रैयतवादी व्यवस्था जो है ये बंगाल में शुरू हुआ था। आगे की ओर चलते हैं, तो इसका सही आंसर जानने से पहले थोड़ा इसका डिटेल में वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 में लागू किया गया था। और ये कहाँ लागू किया गया? 1830 में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में लागू किया गया था। अब सिस्टम क्या था? तो इसके तहत कुल 30% भाग सम्मिलित था। मतलब कितने प्रतिशत भाग? 30% भाग। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर हो जाएगा वो होने वाला है महलवारी व्यवस्था। क्या होने वाला है? महलवारी व्यवस्था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रैयतवादी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी। रैयतवादी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? 1830 में शुरू हुआ था। रैयतवादी व्यवस्था 1830 में नहीं, 1820 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। 1830 में तो महलवारी व्यवस्था शुरू हुआ था। कौन शुरू हुआ था? महलवारी व्यवस्था शुरू हुआ था। 1820 में शुरू हुआ था रैयतवादी व्यवस्था, रैयतवादी व्यवस्था शुरू हुआ था। और इसके अलावा अगर 1793 में देखिए तो इसमें शुरू हुआ था इस्तिमरारी व्यवस्था। इसे भी याद रखेंगे, यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा 1820। आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है रैयतवादी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिला में सर्वप्रथम कॉर्नर रीड के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवादी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। यानी ये तो सबसे पहले लागू किया गया 1792 में ही, लेकिन इसे पूरे मद्रास में कब लागू किया गया? 1820 में। तथा इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बॉम्बे में लागू किया गया। इस व्यवस्था में कंपनी तथा रैयतों मतलब किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा
लगान वसूलने में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त कर ली जाती थी। इसका निर्देशन कौन करता था, देखभाल कौन करता था? मुनरो जो गवर्नर जनरल थे वो इसका देखभाल करते थे और किसान को ही ज़मीन का मालिक माना जाता था। लेकिन जब किसान कर नहीं देता था तो उसके ज़मीन को जब्त कर लिए जाते थे, यानी क्या हो जाएगा 1820। आगे चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहता है कि रैयतबारी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था? बम्बई और मद्रास में। सबसे पहले मद्रास में शुरू किया गया और मद्रास के बाद कहाँ शुरू किया गया? बम्बई में। इसका डिस्कशन हम लोग तो ऊपर ही जस्ट अभी देखे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ इस बात को देख सकते हैं कि 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई। बम्बई में कब लागू की गई? 1820 में। और संपूर्ण मद्रास में कब लागू की गई? 1820 में। और बम्बई में 1825 में। वैसे ये व्यवस्था बनी थी कब? 1792 में। जो कौन था उस समय में? मुंबई प्रेसिडेंसी बारामहल के जिला में सर्वप्रथम कौन? कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। आगे की ओर चलते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। क्या हो जाएगा? बम्बई इसका सही आंसर होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, इससे जवाब दीजिए आप लोग। कहता है कि डैश ने इजोरेदार व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था? क्या वो बैरिंग हेस्टिंग्स था? क्या वो डलहौजी था या रॉबर्ट क्लाइव था? बताइए। तो ज़रा हम लोग इजोरेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप खुद बता देंगे। तो देखिए, इजोरेदारी व्यवस्था जो है वो 1772 में लागू किया गया था। और ये किसने लागू किया था? वैरेन हेस्टिंग्स ने। किसने बनाया था? वैरेन हेस्टिंग्स ने। इस व्यवस्था का नाम था इजोरेदारी व्यवस्था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था के 2 मुख्य विशेषता थी। सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। मतलब इसमें ठेकेदार हुआ करता था और वो ठेकेदार 5 साल के लिए रहा करता था। जो ठेकेदार ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा कर वसूल कर देगा वही उसका ठेकेदारी ले सकता है। कहता है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी, यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा लगान वसूल करके कंपनी को देगा उसे ही ये ठेका दिया जाता था। तो यहाँ से आंसर क्या होने वाला है? वेरिंग हेस्टिंग्स, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। हाँ, ये बना कब? तो ये बना था 1772 ईस्वी में। इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी आप कह सकते हैं ना। आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।